पैसा, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिमाग में हजारों ख्याल ले आता है। किसी के लिए सुरक्षा, किसी के लिए शायद तनाव, तो किसी के लिए आजादी। लेकिन एक बात तो तय है, क्या? इसके बारे में बात करना आज भी हमारे समाज में बहुत अजीब माना जाता है। हम दोस्तों से, परिवार से, यहाँ तक कि पार्टनर से भी सब कुछ बात कर लेते हैं, सिवाय इसके। बिल्कुल सही कहा। और यही जो चुप्पी है ना, यही अक्सर हमें गलतियों की ओर ले जाती है। हम सब पैसे के इस खेल में हैं, पर मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसके नियम ही नहीं पता। सही बात है। तो आज हम इसी खेल के कुछ नियम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प विशेषज्ञों के विचार हैं, जिन्होंने पैसे, धन और वित्तीय आजादी पर अपनी सोच साझा की है। हाँ, और आज का लक्ष्य सिर्फ कुछ टिप्स देना नहीं है, बल्कि पैसे के साथ हमारे पूरे रिश्ते को, हमारी सोच को बदलने की कोशिश करना है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ किसी तरह गुजारा करने की मानसिकता से बाहर निकलकर एक कामयाब और समृद्ध जीवन की मानसिकता बनाने के रास्तों को खोजना है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। चलिए। तो जब भी वित्तीय सुरक्षा की बात आती है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में पहली चीज क्या आती है? एक घर, अपना घर। हाँ, एक घर खरीदना, है ना? हाँ। कि बस एक अपनी छत हो जाए तो जिंदगी सेट है। हाँ, लेकिन क्या आज की दुनिया में भी ये उतना ही सच है? विशेषज्ञ स्कॉट गैलोवे इस पर एक बहुत ही अलग, एक उल्टा नजरिया रखते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि घर खरीदना जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये वित्तीय सुरक्षा का एकमात्र या सबसे अच्छा रास्ता नहीं है। असल में वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अमीर बनना होना ही नहीं चाहिए। एक मिनट, लक्ष्य अमीर बनना नहीं होना चाहिए? ये तो सुनने में अजीब लग रहा है। हाँ, फिर लक्ष्य क्या होना चाहिए? यहीं पर गैलोवे एक बहुत ही जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अमीर बनना नहीं, बल्कि धनवान बनना है। अमीर और धनवान मुझे तो हमेशा लगता था कि ये एक ही बात है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, और यही पूरी सोच की जड़ है। गैलोवे के मुताबिक अमीर होना वो है जो दुनिया को दिखता है। जैसे महंगी घड़ी, डिजाइनर कपड़े, बड़ी गाड़ी, आलीशान छुट्टियां, ये सब आपकी इनकम पर निर्भर करता है। अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है तो आप अमीर दिख सकते हैं। ओके, तो ये दिखावे वाली बात हो गई। और धनवान होना वो है जो किसी को नहीं दिखता। वो आपकी अलमारी में नहीं, आपके बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होता है। अच्छा। धनवान होने का सीधा मतलब है आर्थिक सुरक्षा। गैलोवे इसे एक फॉर्मूले में समझाते हैं। जब आपकी पैसिव इनकम, यानी वो आय जिसके लिए आपको रोज काम नहीं करना पड़ता, राइट, जब वो आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप धनवान हैं। भी शायद धनवान ना हो। बिल्कुल। और कोई साल के 10 लाख कमाकर भी धनवान हो सकता है। एग्जैक्टली। वो इसे समझाने के लिए दो बहुत ही मजेदार उदाहरण देते हैं। एक उनका दोस्त है जो एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता है और बोनस मिलाकर साल में 3 से 10 मिलियन डॉलर कमाता है। जाहिर है वो अमीर है, हैम्पटन्स में घर है, प्राइवेट जेट से घूमता है। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन असलियत ये है कि उसकी जीवन शैली इतनी महंगी है कि वो लगभग सारा पैसा खर्च कर देता है। उसे हर पल ये डर सताता है कि अगर कल नौकरी चली गई तो क्या होगा। तो वो अमीर है पर आजाद नहीं है। सही पकड़ा, वो धनवान नहीं है। और दूसरा उदाहरण उनके 94 साल के पिता का है। उनकी पेंशन और कुछ पुरानी वॉशिंग मशीनों के बिजनेस से। वॉशिंग मशीन? हाँ, उससे होने वाली कुल सालाना आय लगभग $52,000। और उनका कुल सालाना खर्च $48,000। वो काम ना करने के बावजूद हर साल $4,000 बचा रहे हैं। बिल्कुल। उनकी निष्क्रिय आय उनके खर्चों से ज्यादा है। एग्जैक्टली। उनके पिता को किसी बॉस को जवाब नहीं देना, नौकरी जाने का डर नहीं है, वो आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद हैं, वो धनवान हैं। तो ये अमीर बनाम धनवान वाला फर्क तो एकदम साफ हो गया। लेकिन धनवान बनने के लिए, यानी पैसिव इनकम बनाने के लिए, पहले एक्टिव इनकम भी तो बढ़ानी होगी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर कई लोग पारंपरिक डिग्री और नौकरी के जाल में फंस जाते हैं। और इसी पर विशेषज्ञ कोडी सांचेज का नजरिया आज के समय में बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि अब वो जमाना गया जब एक अच्छी डिग्री ही अच्छी कमाई की गारंटी होती थी। सही बात है। आज गूगल जैसी बड़ी कंपनियां इंजीनियरों की भर्ती के लिए कॉलेज की डिग्री को अनिवार्य नहीं मानती। वो ये नहीं पूछते कि आपने कहां से पढ़ा है, वो पूछते हैं आप क्या कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। वो इंसान ज्यादा कामयाब है जिसके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल है, बजाय उसके जिसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है। खुद इसी को एक उदाहरण से समझाती हैं। सोचिए, एक कंपनी को अपना सेल्स बढ़ाना है,
दो उम्मीदवार हैं, एक हार्वर्ड का ग्रेजुएट है जिसे मार्केटिंग की सारी थ्योरी पता है, दूसरा वो है जिसने शायद किसी छोटी कंपनी में काम करके सेल्स को दोगुना किया है और अब वो एक ठोस प्लान के साथ आता है कि मैं आपकी कंपनी के लिए ये 3 चीजें करके अगले 6 महीने में सेल्स 50% बढ़ा सकता हूँ। जाहिर है मैं दूसरे वाले को काम पर रखूंगी। बिल्कुल, लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। उस इंसान का क्या जो 30-35 की उम्र में है, एक नौकरी में फंसा हुआ है और उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोड़ी की सलाह ऐसे लोगों के लिए ही सबसे ज्यादा कारगर है। वो कहती हैं कि सिर्फ दूसरी नौकरी खोजने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचें, अपनी स्किल्स की एक लिस्ट बनाएं और खुद से पूछें, मेरा ऐसा कौन सा हुनर है जिसके लिए कोई दूसरा पैसे देने को तैयार होगा। ये कुछ भी हो सकता है, कंटेंट लिखना, सोशल मीडिया, हाँ, वेबसाइट बनाना, या किसी बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स लाना, कुछ भी। ठीक है, हुनर पहचान लिया, उसके बाद किसी ऐसे छोटे बिजनेस को ढूंढे जिसे आपके हुनर की सख्त जरूरत है। फिर उसके मालिक के पास एक नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप के लिए जाएं। पार्टनरशिप? हाँ, इसे वो एक्सपर्टीज टू इक्विटी कहती हैं। एक्सपर्टीज टू इक्विटी, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। ये काम कैसे करता है? मतलब इसका मतलब है आप अपना पैसा नहीं बल्कि अपना हुनर और समय निवेश करते हैं। आप बिजनेस के मालिक से कहते हैं, देखिए आपका बिजनेस अभी साल का 50 लाख कमा रहा है, मैं आपकी सेल्स और मार्केटिंग को संभाल कर इसे 75 लाख तक पहुंचा सकता हूं। ओके। इस बढ़ी हुई 25 लाख की कमाई का 20% यानी 5 लाख रुपए मैं लूंगा। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन आपने अपने हुनर के दम पर बिजनेस के मुनाफे में हिस्सेदारी ले ली। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या छोटे बिजनेस के मालिक इतनी आसानी से मान जाते हैं? मतलब इसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यह आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती विश्वास बनाने की है। आपको शायद पहले कुछ काम मुफ्त में या बहुत कम पैसों में करके दिखाना पड़े। अच्छा। हाँ, ताकि मालिक को आपके हुनर पर भरोसा हो। एक बहुत ही साफ सुथरा कानूनी एग्रीमेंट बनाना होगा। लेकिन कोड़ी का पॉइंट यह है कि अपनी सोच को समय बेचकर पैसा कमाने से बदलकर हुनर बेचकर हिस्सेदारी कमाने की तरफ ले जाना होगा। तो हमारे पास एक लक्ष्य है धनवान बनना और एक रणनीति है अपने हुनर का इस्तेमाल करके हिस्सेदारी बनाना। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से होशियार लोगों को देखा है जिनके पास रणनीतियां होती हैं, फिर भी वो पैसे के मामले में संघर्ष करते रहते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोके हुए है। और वो अदृश्य दीवार है हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। विशेषज्ञ लुइस हाउस कहते हैं कि आपके विश्वास आपके व्यवहार को तय करते हैं। बिल्कुल। अगर आप अंदर से ये मानते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते या पैसा कमाना कोई बुरी चीज है, तो अब दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति अपनाकर भी कामयाब नहीं हो सकते। इस पर जे शेट्टी का अनुभव बहुत सटीक बैठता है। वो बताते हैं कि वो एक ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां उन्हें सिखाया गया कि पैसा कमाना मतलब कुछ गलत करना। हाँ, कि साधु संतों वाली जिंदगी ही अच्छी होती है। राइट। और इस विश्वास का नतीजा ये हुआ कि जब उनके वीडियोस पर करोड़ों व्यूज आ रहे थे, तब भी वो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनके अवचेतन मन में ये बात बैठी हुई थी कि पैसा मांगना या कमाना एक बुरा काम है। ये बात तो दिल को छू गई। हमारे समाज में भी तो यही सिखाया जाता है कि पैसा हाथ का मैल है या ज्यादा पैसा अच्छे लोगों के पास नहीं होता। ये सोच हमारी जड़ों में कितनी गहरी है, इसका अंदाजा भी नहीं होता। तो इस मानसिकता को कोई कैसे बदले, खासकर तब जब किसी के पास सच में पैसे की कमी हो? लुइस हाउस के अनुसार इसका रास्ता 2 शब्दों से होकर जाता है, उदारता और कृतज्ञता। जेनरोसिटी एंड ग्रैटिट्यूड। ओके। जब आपको लगे कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तब भी ये सोचें कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी सलाह। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण? जे शेट्टी ने इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया, उनके पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। उन्होंने नैस्डैक के साथ मिलकर एक इंटरव्यू शुरू किया। ये कोई पैसा नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नैस्डैक से बात की और हर मेहमान को इंटरव्यू के बाद न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के विशाल बिलबोर्ड पर फीचर होने का मौका दिया। वाओ, ये तो पैसे से भी बड़ी चीज है। बिल्कुल, ये उनकी तरफ से एक उदारता थी। उन्होंने वो दिया जो उनके पास था, एक बड़ा प्लेटफॉर्म। इस एक उदारता ने उन्हें दुनिया के कई प्रभावशाली लोगों से जोड़ दिया। और दूसरा शब्द था कृतज्ञता। ये तो आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन जब कोई सच में आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, तो क्या सिर्फ धन्यवाद कहने से कुछ होगा? ये सवाल बहुत जायज है। लेखक केन होंडा इस पर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। उनका अभ्यास बहुत सरल है। जब भी आपके पास पैसा आए,
चाहे वो 1 रुपया हो या 1 लाख, उसे हाथ में लेकर या अकाउंट में देखकर मन में कहें धन्यवाद। ठीक है। और जब आप कोई बिल चुकाएं या कुछ खरीदें, तब भी पैसे देते हुए कहें धन्यवाद। बिल चुकाते हुए धन्यवाद, ये थोड़ा अजीब है। आमतौर पर तो बिल चुकाते हुए दुख होता है। यही तो सारी मानसिकता बदलनी है। होंडा कहते हैं कि उस पैसे को धन्यवाद कहें, क्योंकि उसने आपको एक सेवा दी, आपके फोन का बिल चुकाया, घर का किराया दिया। ये अभ्यास आपकी बाहरी परिस्थिति को तुरंत नहीं बदलता, ये पैसे के साथ आपके आंतरिक रिश्ते को बदलता है। ये आपको कमी की सोच से निकालकर समृद्धि की सोच में ले जाता है। ठीक है, तो हमने लक्ष्य को समझा, आय बढ़ाने का तरीका देखा और अपनी मानसिकता को ठीक करने पर भी बात की। अब इन सबको एक साथ लाने के लिए क्या कोई सरल फॉर्मूला है? हाँ, और इसके लिए विशेषज्ञ जसप्रीत सिंह का धन बनाने का फॉर्मूला सबसे सीधा और स्पष्ट है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी आय में से खर्चे निकालने के बाद जो बचता है वो उनकी बचत है, लेकिन अमीर लोग ऐसे नहीं सोचते। नहीं, उनका फॉर्मूला है आपकी आय माइनस आपका निवेश बराबर है आपके खर्चे। इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स एक्सपेंसेस। हाँ, इसका मतलब है कि आप अपनी आय में से सबसे पहले निवेश के लिए पैसा निकालते हैं और फिर जो बचता है उसी में अपने खर्चे चलाते हैं। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है जो हर किसी के मन में होता है, मेरे पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। जसप्रीत इसका जवाब अपने खुद के उदाहरण से देते हैं। उनका पहला निवेश सिर्फ $2 का था। सिर्फ $2? हाँ, जब उन्होंने फोर्ड कंपनी का एक स्टॉक खरीदा था। बात यह नहीं है कि आप कितना निवेश करते हैं, बात यह है कि आप निवेश करने की आदत डालते हैं। शुरुआत करने वालों के लिए वो ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का सुझाव देते हैं। ये एक ऐसी टोकरी की तरह है जिसमें आप एक साथ देश की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं। और वो जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं के बारे में क्या कहते हैं? जसप्रीत साफ कहते हैं कि धन बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये 1 दशक का त्याग है। रातों रात अमीर बनने की योजनाएं अक्सर फंसाती हैं। सही बात है। मानसिकता ये होनी चाहिए कि अपनी सीमित आय में से पैसा बचाने की कोशिश करने के बजाय अपनी आय को कैसे बढ़ाया जाए। पहले अपनी कमाई का दायरा बढ़ाओ, फिर उसमें से निवेश करो। ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर लोग अपने खर्च कम करने पर इतना ध्यान देते हैं कि ये भूल जाते हैं कि आय बढ़ाने की संभावनाएं असीमित हैं। सही कहा। और जसप्रीत का एक और अनुभव उस अमीर दिखने और धनवान होने वाली बात को पूरी तरह साबित करता है। कौन सा? वो बताते हैं कि जिस साल उन्होंने पहली बार $1 मिलियन कमाए, उस साल भी वो अपनी $500 की पुरानी होंडा सिविक 4 चला रहे थे। $1 मिलियन कमाने के बाद भी $500 की कार? ये तो कमाल है। हाँ, क्योंकि उनके दोस्त और परिवार वाले कह रहे थे कि अब तो टेस्ला ले लो, लेकिन उनके लिए अमीर दिखने से ज्यादा जरूरी था उस पैसे को वापस अपने बिजनेस या स्टॉक मार्केट में निवेश करना, ताकि वो पैसा उनके लिए और पैसा बना सके। बिल्कुल, यही धनवान होने की असली मानसिकता है। वो कार की EMI भरने के बजाय उस पैसे से संपत्ति बना रहे थे जो उन्हें भविष्य में पैसिव इनकम देगी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ बहुत ही मजबूत विचार सामने आते हैं। सबसे पहला तो ये कि असली लक्ष्य अमीर दिखना नहीं बल्कि धनवान बनना है। यानी आपकी निष्क्रिय आय आपके खर्चों से ज्यादा हो। दूसरा, अपनी पारंपरिक डिग्री पर निर्भर रहने के बजाय अपने हुनर को पहचाने और उसका इस्तेमाल सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि बिजनेस में हिस्सेदारी या मुनाफे का एक हिस्सा पाने के लिए करें। और इन सब की नींव है एक सकारात्मक मानसिकता, ये मानना कि आप धन बना सकते हैं और उदारता और कृतज्ञता का अभ्यास करना। और अंत में जसप्रीत सिंह का सरल फॉर्मूला, पहले निवेश करो फिर खर्च करो, और लगातार निवेश करने की आदत ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। बिल्कुल। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की बातचीत में अपने हुनर और अपनी सोच में निवेश करने पर भी जोर दिया गया। हाँ, खुद में निवेश। तो सोचने वाली बात यह है कि पैसे के अलावा खुद में वो एक सबसे मूल्यवान निवेश क्या हो सकता है जो किसी के भी वित्तीय कल्याण की गति को कई गुना बढ़ा सकता है? क्या वो कोई नई स्किल सीखना है, अपनी सेहत को बेहतर बनाना है, या नए लोगों से नेटवर्क बनाना है? और आज से उस निवेश को करने के लिए पहला सबसे छोटा कदम क्या होगा?